मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान, लंबे समय से फेसबुक का नाम बदलने की चल रही थी चर्चा। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आयोजन, चंडीगढ़ पहुंचे 18 देशों के राजदूत। हरियाणा में निवेश पर होगा मंथन। भवानीखेड़ा में किसानों के लिए आफत बनी बारिश। भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई खराब, किसानों की धान में भरा पानी। टोहाना में हर खबर की खबर का हुआ असर, दूध पनीर के लिए गए सैंपल। खबर को प्रमुखता से दिखाया था हर खबर हरियाणा ने। और गुरुग्राम में डेंगू का कहर लगातार जारी, डेंगू को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इलाके में की जा रही है फॉगिंग। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से आज एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। पेट्रोल डीजल के दामों में 35-35 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर अब 108.64 हो गई है। वही डीजल के दामों की बात कर ले तो 97.37 तक ये पहुंच गया है। हरियाणा की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 106 रुपए से ज्यादा जा पहुंचे हैं। वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। तेल की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की लगातार जेब ढीली हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को हो रही है। तो लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, उसे लेके अब परेशान चल रहे हैं यहां पर आम लोग। आपको बता दें कि तेल की कीमतें यहां आसमान छू रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम। आपको बता दें कि तेल के दाम बढ़ने की वजह से लोगों के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में उन्हें और परेशानी हो सकती है। इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, जिस तरीके से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसे लेकर आम लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी सी यहां पर महंगाई कम हो तो लोगों को शायद राहत मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आम आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। और लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में महंगाई का ग्राफ और अधिक ऊंचा हो सकता है। हालांकि जो सरकारें हैं वे लगातार कह रही हैं कि जो पिछली सरकारें हैं उनकी वजह से, क्योंकि कर्ज के बोझ में सरकार डूबी हुई थी, तो ऐसे में राजस्व बहुत जरूरी है और जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के रेट है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसका होता है, और लोग भी यही दरकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार इन टैक्स के बोझ को कम करे। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व के चलते राज्य सरकार जो है इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से तेल कंपनियां रोजाना जब सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम डिसाइड करती हैं, तो ऐसे में दाम जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यदि एक आध दिन को छोड़ दिया जाए कंचन, तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से लोगों को राहत मिल सके। सीएनजी के दाम भी महंगे हो रहे हैं, लोगों को अब विकल्प समझ नहीं आ रहा है, और अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है जो अब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है फ्यूल व्हीकल छोड़कर अब साइकिल के विकल्प पर आ गए हैं। देखा जाए तो लोगों के पास, मुझे लगता है पूजा, लोगों के पास एक सिर्फ यही विकल्प अब बचा है कि अब 2 व्हीलर को छोड़कर यहाँ पर जो पेट्रोल से चलते हैं उन्हें छोड़कर लोगों को साइकिल पर ही आना होगा। क्योंकि लगातार न सिर्फ हरियाणा की बात करें तो लगभग 106 चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं, हर राज्य का यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है। सरकार आखिर इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है पूजा, क्योंकि वाकई चिंता का विषय है लोगों के लिए?
कंचन देखिए, कोरोना काल में काफी आर्थिक बोझ जो है राज्य सरकारों पर भी पड़ा है और ऐसे में कई योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गरीबों के लिए शुरू की गई। तो ऐसे में राजस्व की कमी से कोरोना के चलते पहले से ही राज्य सरकारें जूझ रही थी। तो ऐसे में जो टैक्स वसूली होती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, जो टैक्स राज्य सरकार लगाती है, वो एक बहुत अहम रोल अदा करता है राजस्व वसूली को लेकर। तो ऐसे में अभी कोई और विकल्प राजस्व को लेकर जरूर तलाशने होंगे राज्य सरकारों को, अन्यथा इस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम अगर लगातार बढ़ता गया टैक्स के बोझ के कारण राज्य सरकारों के, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अब आम आदमी ये कहने लगा है कंचन, जैसा कि हम कल लोगों से बात कर रहे थे इस पर, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो यानी अब आम आदमी टेक्निकलिटी को समझने लगा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, और अब हवाला दिया जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें क्योंकि उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो अब ये जो एक कारक बताया जाता था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का, उस कारक को अब लोग समझने लगे हैं कि ये केवल एक बोलने भर की बात है। जो सरकार है वो तय करती है कि आखिर रेट क्या डिसाइड होंगे, टैक्स के आधार पर जो रेट है वो डिसाइड किए जाते हैं। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्यूरो चीफ पूजा हमारे साथ जुड़ी थी तमाम जानकारी के साथ। तो कीमतों में 35 पैसे का यहाँ इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा भार अगर इन बढ़ोतरियों से किसी को हो रहा है तो वो है आम जनता। आम जनता के बारे में अभी और सोचने की जरूरत है, क्योंकि वाकई लगातार जिस तरीके से तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं उससे आम जनता की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। लंबे समय से फेसबुक का नाम बदलने की चर्चा चल रही थी और आज वो दिन भी आ गया जब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। आपको बता दें कि अब फेसबुक का नाम मेटा हो गया है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बता दें कि फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का सुझाव दिया गया था। वैसे कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये बड़ा कदम उस समय उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर्स के डेटा तक को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में कंपनी का नाम बदलते समय मार्क जुकरबर्ग ने लोगों की निजता को खासा यहां पर ध्यान रखते हुए कहा है कि आने वाले समय में ऐसे सेफ्टी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जिससे यहां मेटावर्स की दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे के स्पेस में जाने की इजाजत ना मिले। तो 2 दिवसीय अफ्रीका हरियाणा कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। आपको बताते चले कि इसी में सभी दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन अफ्रीका देशों के प्रतिनिधि मंडल ने पंचकुला के पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन का दौरा किया। यादविंद्रा गार्डन पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, महानिदेशक अनंत प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। तो एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप सिस्टम 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक यहां पर लागू कर दिया गया है। ऐसे में उद्योगों को जनरेटर लाने, लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पूरे बात को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा ने हर खबर हरियाणा से यहां पर विशेष बातचीत की है। उन्होंने धर्मवीर भान शर्मा जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि क्या बातचीत हुई है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में हर बार की तरह इस बार भी ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है और उद्योगों पर इसकी बड़ी मार पड़ रही है। हमारे साथ फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वीरभान शर्मा जी मौजूद है। क्या
परेशानियों से इस वक्त इंडस्ट्री जूझ रही है, उनसे चर्चा करते हैं। सर, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। वीरबान जी, हर बार वही सिचुएशन होती है, इस बार भी ग्रेप सिस्टम लागू है, इंडस्ट्री जनरेटर नहीं चला सकती है, लकड़ी कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, काफी इंडस्ट्री इसी पर केंद्रित है, बिजली मिल नहीं पाती है। क्या कुछ परेशानियां इस वजह से हो रही हैं? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हर साल की बात है, सिर्फ इस साल की बात रही है। इंडस्ट्री के पास बहुत सारी चीज़ें मजबूरी होती हैं। नंबर एक तो हमारे को टाइम बाउंड सप्लाई करनी होती है, जो पर्टिकुलरली अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो अगर हमारी शाम को कोई सप्लाई जानी है, मारुति के गेट पे अगर किसी सप्लायर की जानी है, उसका टाइम बाउंड है। अगर वो लाइन रुकती है तो वो पेनल्टी क्लॉज है उसमें, और वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन वालों को उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं कि अगर वो प्रोडक्शन 2 घंटे रुक गई और जनरेटर नहीं चलाया तो वो पूरा का पूरा प्लॉट स्पॉइल हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जनरेटर अगर बंद करने की अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रहती भी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, पोल्यूशन ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, तो उसका अल्टरनेट क्या है कि आप 24 घंटे की पावर सप्लाई दें। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी पावर की पूरे हिंदुस्तान में ठीक है और हरियाणा में तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इतना अप टू द मार्क नहीं है कि आप जीरो एरर पे बात करें। हालांकि जीरो एरर पे पहुंचने में काफ़ी मेहनत सरकार कर रही है, कोई डाउट नहीं है। इवन सीएम साहब ने अभी कल परसों टीवी प्रोग्राम में एक में बताया कि वो 2 वे सिस्टम इंडस्ट्री के लिए ला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर 2 वे सिस्टम पहली बात तो लाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ओवर द नाइट हो जाए या 1 महीने में हो जाए। तो सीएम साहब से एक तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप उसको एक टाइम बाउंड जरूर कर दें कि अगले 6 महीने में हो जाएगा। इस बार तो शायद हम प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली पता है कि ये हर साल अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन सिस्टम लगता है। तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत उसका टाइम बाउंड सप्लाई का सिस्टम, कंटिन्यूअल प्रोसेस वालों की अपनी एक दिक्कत। और वैसे भी अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ के भी अगर आप देखें तो जो मैन पावर का आर्ली लॉस है, अगर किसी एक कंपनी में 500 आदमी काम करते हैं तो आप समझो 1 लाख रुपए घंटे का लॉस हो जाएगा। और ओवरऑल पूरा इससे सिर्फ इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का लॉस होगा। टोटल कंपनी को पूरी उसकी बैलेंस शीट पे इफेक्ट आ जाएगा। पहले हमने 2 साल कैसे गुजारे हैं ये किसी ने अपनी लाइफ में प्लान नहीं करा था कि हम अपनी इतनी उम्र के लोग हैं 50 के आसपास के, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा नहीं। शायद कभी 1920 के आसपास बताते हैं कोई महामारी आई थी, उस वक्त ये समय था। तो इस वक्त इंडस्ट्री की तरफ पूरा, हालांकि जो आप ये देखें कोरोना काल में पिछली दफा से लेके इस बार गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड चेंज किया कि पिछली दफा टोटली इंडस्ट्री को बंद किया, लेकिन इस बार क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि रेवेन्यू का लॉस सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खर्चे कहां से निकलेंगे। तो जब उसी चीज को आप इंडस्ट्री पे लागू करते हो तो आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो इट इज ए बिग लॉस, और अगर हम पोल्यूशन की तरफ देखना तो उसका अल्टरनेट पहले से कोई अरेंजमेंट करें। तो ये समस्या ना उत्पन्न हो, क्या एक कुछ हमारे माध्यम से आप सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व भी किया है आपने उद्योगपतियों का, तो क्या लगता है एक मॉनिटरिंग से कि क्या सॉल्यूशन एक अच्छा होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो सीएम साहब ने बोली, जो हमारे हरियाणा के सीएम साहब हैं माननीय खट्टर साहब, कि एक तो वो सेंटर के मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनसे बात करेंगे, शायद जनरेटर की परमिशन की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनसे सवाल पूछा कि साहब इसका कोई जनरेटर का अगर परमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है। पर्टिकुलरली उनको तो जरूर मिल जाए जिनका कंटिन्यूअल प्रोसेस है, और वैसे भी क्योंकि पावर कट थोड़ी सी इम्प्रूवड है, कम होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 6-6 घंटे पावर कट नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि अगर 1 घंटा भी हो जाए तो इंडस्ट्री को नुकसान है। तो या तो जनरेटर की परमिशन मिल जाए, और या फिर जो हमारा 2 वे सिस्टम है उसका एक बिल्कुल टाइम बाउंड प्लान हो कि बिफोर नेक्स्ट ईयर, ये 6 महीने का लगता है, अक्टूबर से मार्च मोटा मोटा 6 महीने हो जाते हैं, तो सिर्फ 6 महीने इंडस्ट्री चलेगी शांति से, और अगले 6 महीने उसका कोई टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो पॉसिबिलिटी, वो अफोर्डेबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब का बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। बस उसमें हमारी गुजारिश ये रहेगी कि उसको टाइमली, एक टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा कर दें। तो बिल्कुल देखिए, समयबद्ध सीमा में मॉनिटरिंग के साथ बेहतरीन विकल्प सरकार दे, ताकि हर बार जिस स्थिति से फरीदाबाद के उद्योगपति जूझते हैं उस परिस्थिति से निपट सकें। और साथ साथ सरकार से अपील की है कि उद्योगों को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर विशेष नीति बनाई जाए, ताकि कोरोना के बीच में उद्योगपति अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा।
तो गुरुग्राम में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासन हर इलाके में यहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको बता दें, लगातार फॉगिंग की जा रही है। सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली संस्था कैनविन भी डेंगू के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं कैनविन संस्था के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल से हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने खास बातचीत की। कोविड की मार के बाद अब गुरुग्राम वासियों को डेंगू की मार सता रही है। डेंगू के मरीज लगातार दिन प्रतिदिन गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसके उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी अब आगे आई हैं जो डेंगू के रोकथाम के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। आज हम पहुंचे हैं कैनविन फाउंडेशन में, जहां पर कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से सरकार के साथ मिलकर उनकी संस्था डेंगू के रोकथाम पर काम कर रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? नमस्कार, हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कैनविन फाउंडेशन हमेशा से स्वास्थ्य के प्रति जो भी जागरूकता के काम है उसमें हमेशा अग्रणी रही है और हमारी कोशिश रही है कि हर घर तक सटीक और सही जानकारी हम पहुंचा पाए। अभी कोरोना के बाद जैसे डेंगू ने अपने पांव पसारे हैं, इसी तरह हमने कैनविन ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उसमें काम करना शुरू किया है। हमने गुड़गांव के 4 जोन बना के उस 4 जोनों में अलग अलग टीम हमने अपनी स्थापित की है और वहां पे चाहे फॉगिंग का काम हो, चाहे हमारा अवेयरनेस का काम हो, चाहे डॉक्टर्स के इंटरव्यू द्वारा सही जानकारी घर तक पहुंचाने का काम हो, हमारी टीम उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि कोई भी आपको अपने एरिया में फॉगिंग करानी हो, किसी तरह की और दवाइयों की कोई व्यवस्था हो, प्लेटलेट की कोई जरूरत होती है, तो हमारी टीम उस पर बहुत अच्छी तरह काम, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। डॉक्टर साहब, आपने पहले कोरोना समय में भी लोगों को काफी मदद की, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया था जिला प्रशासन की ओर से। तो आपको क्या लगता है कि डेंगू अभी किस तरह से बढ़ रहा है, तो रोकथाम में कितना समय लगेगा और लोग किस तरह की सावधानियां बरते डेंगू को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें, 10 एक दिन की बात करें, तो कोरोना की केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हर बार बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं डेंगू का मच्छर पनपने का काम करता है, उससे हमारी डेंगू की बीमारी बढ़ती है। और डेंगू के बुखार में सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें हमारे प्लेटलेट्स काउंट जो हैं वो बहुत जल्दी नीचे आते हैं और प्लेटलेट्स काउंट जैसे नीचे आते हैं उसी तरह हमारा थोड़ा सा खतरा भी बढ़ जाता है, जान का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हमारे को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो आपने बताई कि क्या क्या सावधानी बरतें, इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हम अपने आसपास सफाई रखें और वहां पे मच्छर पनपने ना दें। जहां भी पानी इकट्ठा होता है वहां हम उसमें कोई न कोई मिट्टी का तेल डाल के, कोई न कोई पेट्रोल डाल के उसमें हम मच्छरों को मार सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे खासकर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। पूरे कपड़े पहने, पूरे आगे तक बाजू के कपड़े पहने, जिससे मच्छर को एक्सपोजर का कहीं भी काटने का स्थान ना मिले। ये थे हमारे साथ डॉक्टर डीपी गोयल, जिन्होंने बताया किस तरह से आप डेंगू से बच सकते हैं, क्योंकि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, रोकथाम ही इसके सबसे बड़ा इलाज है। आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें और यदि कहीं भी दिक्कत आती है, तेज बुखार होता है या प्लेटलेट आपके डाउन जाते हैं, तो आप तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। और अब खबर टोहाना से है। टोहाना में हर खबर की खबर का असर हुआ है। जी हां, दरअसल फूड एंड सेफ्टी के लिए दूध और पानी की सैंपलिंग यहां पर ली गई, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर खास तौर पर कमी पाए जाने पर हर खबर न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए घी, दूध और पनीर के 8 सैंपल लिए। अधिकारियों ने कहा कि अगर इसमें कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों को त्योहार पर साफ सुथरी खाद्य सामग्री खाने को यहां मिले, इसलिए फूड सेफ्टी विभाग की ओर से दूध, घी और पनीर के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर खबर न्यूज चैनल का भी धन्यवाद किया। जो फूड टेस्टिंग वैन है उससे हमें ये पता लगा, ये आइडिया मतलब जो सैंपलिंग हुई फूड टेस्टिंग वैन से, उससे ये पता लगा कि दूध व दूध से निर्मित चीज़ों में जो स्टैंडर्ड है कम पाया जा रहा है। तो उसी के तहत जो है ना ये लार्ज स्केल पे हम जो है ना ये स्पेशल ड्राइव चलाई है हमारे डिपार्टमेंट ने, और मैं यहाँ का फूड सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते कार्रवाई कर रहा हूँ।
तो टोहाना में हर खबर की यहाँ पर खबर का असर हुआ है। दरअसल फूड सेफ्टी के लिए दूध और पनीर के यहाँ पर सैंपल लिए गए थे, जिसमें कमी पाए जाने पर हर खबर न्यूज चैनल ने इस पूरी खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया। तो भवानीखेड़ा के गांव बड़हाल में एक महीने पहले हुई बारिश ने लोगों की यहां मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि किसानों की धान और कपास की फसलों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया है, जिस वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बरसाती पानी निकासी व्यवस्था की जाए, ताकि किसान आगे आने वाले वक्त में अपनी फसलों की बुआई कर सके। तो भवानीखेड़ा के गांव मुड़ाल में एक महीने पहले हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों की धान और कपास की फसलों में 2 से 3 फुट तक का पानी जमा हो गया है, जिस कारण से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। आपको बता दें कि किसान इस वक्त काफी परेशान है, जिस कारण फसलें पूरी पर यहाँ पर बर्बाद हो गई हैं, जिसे लेकर अब किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बरसाती पानी निकासी व्यवस्था की जाए, ताकि किसान आगे आने वाले समय में यहां फसलों की बुआई कर सके। तो अंबाला में कल्याण परिषद और आरपीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रेन से 22 बच्चों को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है। कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सीडब्ल्यूसी और बचपन बचाओ आंदोलन, आरपीएफ, जीआरपी, एक कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन था कर्मभूमि से। तो इन पे पूर्व इंफॉर्मेशन के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें करीब 22 बच्चे ट्रेन से डिटेन किए गए हैं और इनमें से अभी इनकी चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड और इनमें से मेरे ख्याल में 12 से 13 बच्चे नाबालिग हो सकते हैं, बाकी मैच्योर हैं और इनके साथ भी हैं। अब इनसे पूछताछ चल रही है और इनका पूरा आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो इसके बाद फाइनल होएगा इसमें बच्चे कितने हैं, मैच्योर है 10 हैं या 12। और अब बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर पार्क की। आपको बता दें कि अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि यहाँ पर जरूरत है ध्यान देने की। जी हाँ, 3 साल से मूर्ति का अनावरण रेवाड़ी के बावल खंड के गांव हरचंदनपुर में किया गया। आपको बता दें कि इसकी दुर्दशा ये है कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अंबेडकर पार्क में जगह जगह गंदगी के अंबार की वजह से भी यहाँ लगातार बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही पार्क के आसपास की हालत भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, गांव हरचंदपुर में बना ये भीमराव अंबेडकर पार्क, जिसमें भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के बाद भी उसका पिछले 3 सालों से अनावरण नहीं किया गया। जो अंबेडकर मूर्ति लगी हुई है, ये 2020 में शरारती तत्वों द्वारा इसको तोड़ दिया गया था। तो उस समय सरकार से हमने मांग की, प्रशासन के अधिकारी आए थे, अभी हम आपकी मूर्ति लगवा देंगे। उन्होंने उसी समय 3 दिन बाद हमारी मूर्ति नई लगवा दी गई।
नई मूर्ति इस पर लगी हुई है, लेकिन आज तक इसका ना प्रशासन द्वारा ना कोई किसी अन्य नेता द्वारा इसका आज तक उद्घाटन किया गया। और मूर्ति जो कि तो बंद पड़ी है। और जो पार्क की जो 4 दीवारी हैं, वो पार्क की 4 दीवारी बिल्कुल टूट चुकी है, सारी कंडम है। जो हमारे बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, उसकी मूर्ति हमारे अम्बेडकर पार्क में टेकी हुई है। उस पार्क के अंदर इतनी गंदगी कूड़ा कचरा भरा हुआ है कि उसकी कोई मतलब कोई आगे तक कोई हम इतने एक्शन ले लिए। हमारे जो राजनारायण जो हमारे समिति के अम्बेडकर के प्रधान है, उन्होंने अपनी ओर से बहुत योगदान दिया है, पर उसकी आगे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। जो संविधान के निर्माता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। हमारा यह संकल्प है कि इस अम्बेडकर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं हम। चलिए इसी के साथ हर खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।